हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय इतना मैम। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई शुरू कर दी होगी अब तो आप लोगों ने। आज की क्लास हमारी क्लास 10th के लिए लेसन नंबर 3, आज फाइनल क्लास। आज की क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में से ऐसे मान के चलिए कि हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द क्लास। और लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप मोस्ट में जो मेटल्स आती हैं उनको किस मेथड से हम सेपरेट करते हैं, मिडिल में आती हैं उनको कैसे करते हैं, और लोअर मोस्ट जो मेटल्स होते हैं उनको किस मेथड से सेपरेट करते हैं। उसके लिए हमने फ्लो चार्ट बनाकर हम उनको याद कर लिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आज की क्लास में ये कि हर टॉपिक में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आज की क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, अच्छे से पढ़ लें इसको। और ये जो क्लास है, बहुत थोड़ा सा सिलेबस हमारा इस चैप्टर का बचा है, लेकिन आज की क्लास में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप खुद देखेंगे कि आपके एग्जाम में ये काफ़ी काम में आने वाले हैं। तो चलिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को आज हम स्टार्ट करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब ये है कि मेटल को शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त किया जाता है। शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए जो इम्पोर्टेंट मेटल्स है, जो ज़्यादातर हमारे काम में आती हैं, उनके लिए जो मेथड काम में लिया जाता है वो लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब कहीं ना कहीं कोई बिजली या कोई करंट वाला सिस्टम जो होगा वो काम में लिया जाएगा इस मेथड के अंदर। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर किया क्या जाता है, इस मेथड में किया ये जाता है कि कुछ मेटल जैसे कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, उनको इस मेथड से साफ या शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। कॉपर है, जिंक है और सोना वगैरह जो है, उनको सोना चांदी, इनको इस मेथड से शुद्ध किया जाता है। अब इसके अंदर किया क्या जाता है, देखिए कि ये एक टैंक लाइक मान लेते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर किया क्या जाता है, एक एनोड है और एक कैथोड है। और यहां भरा हुआ है कोई सॉल्यूशन जो हम अभी पढ़ते हैं कि क्या काम में लिया जाता है। अब ये जो हमारा इक्विपमेंट है, इसके अंदर एक है एनोड और एक है कैथोड। ठीक है, कैथोड जो है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से और एनोड को हम जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। ये हो गया एनोड एंड दिस वन इज कैथोड। यहाँ माइनस और ये हो गया प्लस। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अब जो हमने पहले वाली जो विधियां हैं उनसे मान लीजिए कि एक लॉग बना लिया किसका, कोई भी मेटल का। अब यहाँ ये जो मेटल है, इम्प्योर जो मेटल है, उसका हम बनाते हैं एनोड। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये कैसा है, मेटल पॉजिटिवली चार्ज। जब ये सॉल्यूशन में से होकर जाएगा तो इसको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड। क्लियर। अब क्या किया जाएगा कि जो अशुद्ध धातु है, यानी कि इम्प्योर जो मेटल है, उसका तो हम बना लेंगे क्या, एनोड। और यहाँ पर कोई भी मेटल का जो सॉल्यूशन है उसको भर दिया जाएगा, जिसमें मेटल को हमें शुद्ध करना है। मान लीजिए तो यहाँ पर हम कॉपर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर की छड़ है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लेते हैं। अब होगा क्या, देखिए कि यहाँ पर ये जो हमने लिया है ना एनोड, इसके अंदर क्या है अब कि यहाँ मेटल है, मेटल के साथ कुछ इम्प्योरिटीज है। होगा क्या कि यहाँ से मेटल जो होगा, जब करंट पास किया जाएगा तो मेटल जो है वो डिसॉल्व होगा किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, और आयंस जो है वो किस तरफ जाएंगे, वो जाएंगे कैथोड की तरफ, दैट विल बी द नेगेटिव टर्मिनल। ये हम बहुत पतला सा लेते हैं और ये अच्छा वजन वाला ले लेते हैं। अब होगा क्या, देखिए जैसे जैसे करंट पास होता जाएगा वैसे वैसे इसकी तो मोटाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेटल आकर इस पर इकट्ठा होगा और इसकी मोटाई धीरे धीरे कम होती जाएगी। आयंस तो यहाँ जाएंगे, प्लस इसके साथ जो इम्प्योरिटीज हैं लाइक मड एक्सेट्रा,
वो सब इसके जस्ट नीचे, क्योंकि भारी होंगी तो पेंडे में बैठ जाएंगी यहाँ पर। और अब क्योंकि ये किसके नीचे इकट्ठी हो रही है, एनोड के नीचे, सो दिस विल बी कॉल्ड एज एनोड मड। पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं एनोड पंख, पंख यानी गंदगी, एनोड पंख कहा जाता है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अब हिंदी इंग्लिश की तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप आंसर लिख सकते हैं इसका। तो देखिए, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड आर प्योरिफाइड इन देयर प्योर स्टेट। पहली बात, यानी कि इस मेथड के अंदर सोना, चांदी, तांबा, पीतल जैसी जो मेटल्स होते हैं उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। किया जाता है कि जो भी मेटल है, ठीक है, इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड, यानी अशुद्ध धातु का एनोड बना दिया जाता है। एंड प्योर स्ट्रिप ऑफ मेटल, स्ट्रिप मतलब पतली सी पट्टी लेते हैं, उसका हम बना देते हैं कैथोड। सॉल्यूशन इज फिल्ड इन द apparatus. When current is passed in this apparatus, इम्प्योर मेटल, या ऐसे लिखते हैं हम कि जो इम्प्योरिटीज जो हैं, इम्प्योरिटीज सेटल डाउन बिलो द एनोड एंड मेटल dissolve in the electrolytic solution and go towards the cathode। यानी कि इम्प्योरिटीज जो हैं वो सॉल्यूशन में घुलकर किधर जाती हैं, कैथोड की तरफ जाती हैं, और अशुद्धियां एनोड के नीचे ही बैठ जाती हैं। ये जो अशुद्धियां हैं, पहला क्वेश्चन आपका, मैंने कहा ना हर टॉपिक में से आज क्लास में से क्वेश्चन बनता जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। आपका क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, व्हाट इज एनोड मड। तो इम्प्योरिटीज विच सेटल डाउन below the anode in electrolytic refining method is known as anode mud। यानी कि वे अशुद्धियां जो एनोड के तल में इकट्ठी हो जाती हैं, उन्हें एनोड पंख कहा जाता है। विद्युत परिष्करण विधि जिसको कहा जाता है, तो वे अशुद्धियां जो विद्युत परिष्करण विधि में एनोड के तल में इकट्ठी हो जाती है उन्हें एनोड पंख कहा जाता है। इम्प्योरिटीज विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड आर नोन एज एनोड मड। पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गया इस क्लास से। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, और अगला टॉपिक भी हमें अगली क्लास अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता है। क्लियर हो गया एनोड मड? अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो हमें बता रहा है कोरोजन के बारे में। और कोरोजन वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कोरोजन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं ये हमें पता चलता है। सबसे पहली बात देखिए कि सिल्वर जो है, हम ये जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, जिसमें भी क्या सबसे ज्यादा लोहा, वो ही कोरोड होता है, यानी कि उसी पर जंग लगती है। तो ये बात ठीक नहीं है। और भी मेटल हैं जिनका कोरोजन होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, चांदी के, वो भी काले हो जाते हैं रखे रखे भी। अब काले हो जाते हैं, और काले होने का जो रीजन होता है वो होता है कोरोजन। क्योंकि होता ये है कि ये एयर के साथ मिलकर और सल्फर की प्रेजेंस में बना लेते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाते हैं? सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड को आप लिखेंगे Ag2S, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है। अब पहला मेटल हो गया जिसका कोरोजन हो रहा है वो है सिल्वर। दूसरा मेटल जो है वो है कॉपर। कॉपर जो है, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में हमारे जो पूजा वाले बर्तन होते हैं, तो पानी जब उनको लग जाता है तो उनके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं ग्रीनिश कलर के। और वो क्यों होता है कि ये कार्बोनेट के साथ मिलकर बना लेते हैं कॉपर कार्बोनेट, और ये भी क्या कहलाता है? कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, ये बन गया कॉपर कार्बोनेट। और थर्ड वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोहा, या हम लिखें फेरस। लोहा जो है ये भी हवा और नमी के संपर्क में आकर क्या बना लेता है? ये बना लेता है, इसके ऊपर बन जाता है, जो रस्टिंग होती है वो हो जाती है, ब्राउन कलर की रस्टिंग हो जाती है। और उसको अगर अपन फॉर्मूले के रूप में लिखें रस्ट को, तो
फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। अब Fe2O3 जो है ये हो गया फेरस ऑक्साइड। मैंने XH2O यहाँ लिखा है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने लिखा Fe2O3XH2O। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट, यानी कि लोहे पर जो जंग लगती है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब हम ये कैसे जाने कि कोरोजन जब होता है, तो हम ये जानते हैं कि एयर एंड मॉइस्चर, यानी कि क्या क्या चाहिए, एक तो हवा और एक नमी। ये दोनों चीजें किसी भी मेटल का कोरोजन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, या इन दोनों की वजह से ही किसी चीज का कोरोजन होता है। अब देखिए कैसे सिद्ध करें इसको। ये एक टेस्ट ट्यूब, दिस वन इज द सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड वन। ये टेस्ट ट्यूब होनी थी। ये जो टेस्ट ट्यूब है पहली, ये है दूसरी और वो है तीसरी। इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम क्या करते हैं, ये ए हो गई मान लीजिए, ये बी हो गई और ये सी हो गई। हमने इनका ढक्कन बंद कर रखा है, लेकिन ढक्कन बंद करने से पहले इनके अंदर कुछ मटेरियल डाला हुआ। देखिए यहाँ मैं आयरन नेल्स डालती हूँ 2 और पानी भर देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है कि ये आयरन नेल्स हैं 2 मान लीजिए, और क्या किया है साथ में मैंने यहाँ पर और यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो गोल गोल मैंने बनाई ये क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये जो रेडिश मैंने बनाया ये है ऑयल, ये वाटर और ये आयरन नेल। ठीक है, यहाँ ये वाटर और ये आयरन नेल। अब आपको ये बताना है कि किस परिस्थिति में तो लोहे की जो कील है उन पर जंग लग जाएगी और किस कंडीशन में लोहे की कील पर जंग नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रस्ट हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। यहाँ रस्टिंग नहीं होगी और यहाँ भी रस्टिंग नहीं होगी। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ कि ऐसा क्यों। देखिए ये लोहे की जो 2 कील हैं ये पानी के संपर्क में है, प्लस पानी के अंदर क्या है, एयर डिसॉल्व है, तो वो एयर लोहे की रस्टिंग में मदद करेगी और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों लोहे की कीलों पर रस्ट आ जाएगी। यहाँ ये जो मैंने वाटर लिया है, ये कैसा वाटर लिया है, डिस्टिल्ड वाटर, बॉइल्ड। ठीक है, उबला हुआ पानी है। अब इस पानी को क्यों उबाला गया, इसको उबाला गया टू रिमूव द एक्सेस एयर फ्रॉम इट। इसको उबालने से इसमें से एयर बाहर निकल जाएगी, प्लस मैंने क्या किया यहाँ पर ऑयल। अब ऑयल जो होगा वो क्या करेगा, एयर को यहाँ से अंदर नहीं आने देगा। भाई ये जगह ब्लैंक है तो यहाँ एयर है, यहाँ भी एयर है और यहाँ भी क्या है, एयर है। अब क्या होगा, ये ऑयल जो है ये इस एयर को इस पानी में एंटर नहीं होने देगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, वाटर होते हुए भी क्या नहीं मिल पाएगा, एयर नहीं मिल पाएगी, जो कि दूसरी कंडीशन है, और इसलिए यहाँ इन लोहे की कीलों पर रस्टिंग नहीं होगी। यहाँ पर ये जो एलिमेंट मैंने लिया साथ में, ये है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की खासियत ये होती है कि एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ क्या होगा, पानी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन एयर के अंदर मॉइस्चर जो है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इन कीलों पर भी रस्टिंग नहीं होती। तो इससे हम ये प्रूव कर देते हैं कि एयर और मॉइस्चर दोनों का होना जरूरी है, तभी रस्टिंग होगी, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन इन आयरन नेल्स। यानी कि अगर एयर और मॉइस्चर, जैसे यहाँ पर वाटर है, मॉइस्चर है लेकिन एयर नहीं है, और यहाँ पर क्या है, एयर, मॉइस्चर नहीं है और एयर है, तो दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से इन दोनों कंडीशंस में आयरन नेल्स पर रस्टिंग नहीं होगी, और इस ए वाली जो है इसके अंदर क्या बन जाएगी, रस्ट बन जाएगी। यहाँ भी नहीं बनेगी और यहाँ भी नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाउ विल यू प्रूव दैट एयर एंड मॉइस्चर बोथ आर इम्पोर्टेंट या बोथ आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आपको ये वाला प्रयोग करके दिखाना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
क्लियर? चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें हर लाइन में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर को। और अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक मार्क्स के हैं वो अगले टॉपिक में से निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा कि कोरोजन है ना, आप प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यानी कि संक्षारण से कैसे बचाया जाए। कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। लोहे पर जंग लगने से कैसे बचाया जाए, तो कई मेथड है। ऑयलिंग यानी कि तेल लगाना, पेंटिंग पेंट कर देना, ग्रीसिंग ग्रीस लगाने से भी क्या होता है, लोहे की चीजों पर पेंट रस्टिंग नहीं होती है। एक और मेथड होता है क्रोम प्लेटिंग, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। क्रोम प्लेटिंग क्या होती है कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना नए नए, जैसे हम जो नई गाड़ियां वगैरह खरीद के लाते हैं, साइकिल वगैरह या बाइक वगैरह, तो आपने देखा उनके हैंडल वगैरह कितने शाइन करते हैं। समय के साथ धीरे धीरे पुराने होते जाते हैं, लेकिन नए नए कितने अच्छे से शाइन करते हैं। तो उनपे क्रोमियम की एक लेयर चढ़ी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड क्रोम प्लेटिंग। एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ये इसको बोलते हैं यशद लेपन। ये क्या है, देखिए कि लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, काफी मजबूत होती है। और ये जो जिंक की लेयर है ये क्या होती है, लोहे को रस्टिंग से बचाती है। यानी कि टू प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग अ लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ऑन देम, यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, और उस पतली परत को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। सॉरी, उस पतली परत के चढ़ाने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। और फिर इसके अलावा एक और मेथड है जिसको कहते हैं एलॉय फॉर्मेशन, यानी इनकी मिश्र धातु बना दी जाती है। तो पहली बात तो मिश्र धातु है क्या, एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और अ मेटल और अ नॉन मेटल। यानी कि क्या है, मिश्र धातु क्या है, किन्हीं दो धातुओं का एक समांगी मिश्रण या किसी एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, एलॉय। तो एलॉय क्या है, एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or a metal and a non-metal, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा धातुओं का या एक धातु और एक धातु का जो होमोजीनस यानी कि समांगी मिश्रण, समांगी मतलब एक जैसा मिक्स हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है। एलॉय जो होता है अलग अलग मेटल से बनाया जाता है। इससे क्या होता है, मेटल काफी मजबूत हो जाता है, इसके बनाने के फायदे काफी ज्यादा हैं। जैसे कि जो प्योर लोहा होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उससे कुछ भी बनाया जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके अंदर जब कार्बन, बहुत थोड़ी मात्रा में कार्बन को मिक्स कर दिया जाता है तो लोहा बहुत मजबूत हो जाता है। लोहे से जो बनाया जाता है वो है स्टेनलेस स्टील। हम जो हमारे घर में बर्तन काम में लेते हैं वो बने होते हैं किससे, स्टेनलेस स्टील से। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए काम में लिया जाता है, देखिए, फेरस प्लस निकेल प्लस क्रोमियम। लोहा, निकल और क्रोमियम, इन तीनों मेटल्स को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे प्योर लोहा है तो उस पर जंग लग जाएगी, लेकिन स्टेनलेस स्टील जब हमने एलॉय बना दिया तो क्या हुआ, बर्तनों को कितना ही आप पानी में रखें, क्या उनमें जंग लगती है, नहीं लगती है। तो ये फायदा है एलॉय बनाने का, जिससे कि बर्तन खराब नहीं होते हैं, लोहे की चीजें भी काम में आ जाती हैं। तो एलॉय बनाने से जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंज आ जाता है। अब हम चलें अगले टॉपिक पर। देखिए अब हम बात करते हैं प्योर गोल्ड की। प्योर जो गोल्ड है ये आपके छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है कितने कैरेट का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्योर गोल्ड है वो होता है 24 कैरेट का। लेकिन
ये जो गोल्ड होता है ये काफी सॉफ्ट होता है, जो कि मतलब ठीक से गहने बनाने के काम में नहीं आ सकता। इसके लिए क्या किया जाता है, इंडिया में काम में लिया जाता है 22 कैरेट गोल्ड। अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड आर मिक्स्ड विद 2 पार्ट्स ऑफ सिल्वर और कॉपर। सिल्वर या 22 भाग गोल्ड के अंदर 2 भाग सिल्वर या कॉपर मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे अभी स्टेनलेस स्टील था वैसे ही ये जो गोल्ड है काफी मजबूत हो जाता है और इससे आसानी से क्या बनाए जा सकते हैं, गहने बनाए जा सकते हैं। अब हम कॉपर के दो इंपॉर्टेंट एलॉयज पढ़ते हैं। देखिए, एक तो है ब्रास और एक है ब्रॉन्ज। इन इंग्लिश दोनों में याद कर लेते हैं। ब्रास जो है ये है पीतल और ये है कांसा। अब देखो, याद करने में कहीं दिक्कत नहीं है, कॉपर से बनेंगे दोनों, पहली बात तो ये याद रखो, ठीक है। एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, कॉपर है। इसके अंदर Z है और इसके अंदर S है। पोजीशन सेम देख लो, सेकंड लास्ट, यहाँ S है और यहाँ Z है, ठीक है। अब ये S और Z मैंने क्यों बताया है, तो देखो जहां पर S है ना और जहां Z है वहां S और Z नहीं आएगा इधर, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ Z है तो यहाँ Z नहीं आएगा, इधर आप लिखोगे ZN। और यहाँ S है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे Z के साथ Z नहीं आएगा और S के साथ S नहीं आएगा, ऐसे ध्यान रख लेना। अपोजिट हो गए, ठीक है। कॉपर और जिंक मिलकर बन गए ब्रास या पीतल, और कॉपर और SN यानी टिन मिलकर क्या बन गए, ब्रॉन्ज या कांसा। इसके बाद एक और मेटल है जो है सोल्डर। ये जो सोल्डर है ना, इसको सोल्डर ही बोलते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है, इसको पिघलाकर और वेल्डिंग वगैरह करने के लिए काम में लिया जाता है। कोई जगह टूट जाती है ना तो उसको जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है, लेड और टिन, लेड प्लस टिन, लेड और टिन को मिलाने से क्या बन जाता है, सोल्डर बन जाता है। ये हो गया टिन और ये हो गया Pb यानी कि लेड, ये हो गया सोल्डर। और वायर वगैरह इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, तो ये वेल्डिंग वगैरह के करने के काम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये था हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज वाली क्लास में से, प्लस वो क्वेश्चन जो कि मोस्टली आपसे या तो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिलअप्स में, या फिर आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना 1-1 नंबर वाले, उनमें। तो आज की क्लास में से आपके देखिए कम से कम भी नहीं तो 10 क्वेश्चन तैयार होते हैं। इनको अच्छे से आप तैयार कर लें और जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट प्लस काफी ज्यादा मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला जो पार्ट है वो उस चैप्टर में काफी ज्यादा है। तो वो चैप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में हम 13 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को तैयार कर लें। साइंस की अगली क्लास तक मैं यही चाहूंगी कि ये चैप्टर आपका तैयार हो जाए। क्लास समझ में आए, अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनको भी कहना सब्सक्राइब करें और क्लास से पढ़ें। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।